उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आदित्य कहने लगा, तो अपनी जबान फिसलने का खामियाजा भुगतो। यह पकड़ो और अभी के अभी पहनकर तैयार हो जाओ। उसने उसकी ओर एक नाइट ड्रेस फेंकते हुए कहा, यह क्या है, खोल कर खुद ही देख लो। इशिता ने जब वह खोली तो देखती है वह तो नाइट ड्रेस है और वह दूर फेंक दी। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, माफ़ करिए। आदित्य कहने लगा, जितनी बनाने की कोशिश करोगी न उतना ही मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही बड़ा करूँगा। सुन करके इशिता मजबूरी में वह नाइट ड्रेस पहन ली, लेकिन जैसे तैसे उसने वह नाइट ड्रेस पहन के आई जो कि बहुत ज़्यादा ही रिवीलिंग था, जिसकी वजह से उसका सफ़ेद बॉडी उसे साफ दिखाई दे रहा था और दमक रहा था। ठंडा मौसम में भी आदित्य ने उसे यह ड्रेस पहनने पर मजबूर कर दिया था। खुद को आईने में देखकर इशिता को शर्म आ रही थी, लेकिन डर से उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। आज से पहली कभी नहीं ऐसा ड्रेस पहनी हुई थी। वह बहुत ज़्यादा ही उलझन में थी। आदित्य कहीं बाहर चला गया था। आदित्य का दिल एक पल के लिए डर के मारे धड़क गया था। जब इशिता की नज़र आदित्य पर पड़ी थी वह बुरी तरह से घबरा गई थी। इशिता का उस पर डर सवार था कि बिना सोचे समझे उसके सोफे से खड़ी हुई। इतने में ही वह गिरने वाली होती है कि उसकी कलाई आदित्य ने पकड़ लिया और उसे गिरने से बचाया। इस पर अपनी कलाई छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी बेवकूफ़ लड़की। ज़्यादा हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वह आगे बढ़ी तो आदित्य ने अपनी तरफ खींचा। आदित्य वैसे खींचा कि वह आदित्य के ऊपर सीधे गिरी। अभी वह उल्टे ही इससे पहले कि वह उठती तो आदित्य घुटते हुए उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर खींचा। वह घबरा उठी थी। उसके चेहरे को देखने लगी थी। उसके जरा सा ऊपर होने से उसकी खूबसूरती पर आदित्य की नज़र जा रुकी। आदित्य ने उसे कमर से पकड़कर उसे खींचा, उसे दूर हटाया और वह ज़मीन पर दूर जा कर के गिरी। आदित्य 2 कदम उसकी ओर बढ़ा। इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो। आदित्य अपने शर्ट उतारकर फेंक दिया, उसकी ओर बढ़ने लगा, जबकि इशिता घबराकर पीछे जाने लगी और वह दीवार से जा लगी। उसकी नाइट ड्रेस नीचे फंस चुकी थी। उसकी खूबसूरती को और भी अलग हो गया था और वह अपने इस रिएक्शन से बिल्कुल भी अनजान थी। प्लीज़ आदित्य, मुझे छोड़ दो, बोले जा रही थी। आदित्य और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तुम्हें भी तुम्हारी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। तभी आदित्य उसका पैर पकड़कर खींचा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वह एकदम से रोने लगी थी। यही तुम्हारी सज़ा है। तुमने मेरे पापा को मेरे प्यार के बारे में बताया। मुंह बंद रखती तो वह मेरे पास होती। तुम्हें पता है कि वह मुझसे नाराज़ हो गई है और मुझसे बात भी नहीं कर रही है और मेरा सारा जोश तुम पर उतरेगा। उसकी आंखों में खून उतर रहे थे। वह सोचने लगी कि कभी यहाँ से भाग जाएगी। तभी आदित्य ने झटके से उसे अपनी बाहों में लिया और बिस्तर पर ले आया, जबकि वह बेबसी की हालत में उसे देखे जा रही थी। आप मेरे साथ ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वह डरते हुए उससे कह रही थी। अपने आप से पूछ रही थी, क्यों नहीं कर सकता हूँ? अभी कोई आवश्यक है। इस वक्त इस समय तुम्हारे मेरे अलावा कोई भी नहीं है और तुम पूरी तरह से मेरे काबू में हो। फिर क्यों मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि तुम्हारी तबीयत, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? वह बहुत ज़्यादा डर रही थी। वह कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पीरियड्स। इतना बोलकर वह चुप हो गई। उसमें बहुत ही आदित्य को अपनी परेशानी बताई। कुछ देर तक आदित्य उसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। अगले ही पल उसके होठों से हंसी छूटने लगी थी, लेकिन वह अपनी हंसी को दबा लिया था और इशिता के सामने बेवकूफ़ समझती हो, यह बहाना बनाकर तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। हरगिज़ नहीं। उसकी खूबसूरती को देखते हुए आदित्य ने अपना रुख बदला। तुम बहुत छोटी हो, इस वजह से आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना जो तुम्हें किया है न उसे मैं भूलूंगा नहीं और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। बंगले में कोई न होने की वजह से आदित्य ने इशिता को इतना डरा दिया था कि वह उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। जब सभी लोग बाहर से आए तो उन दोनों को देखकर उमा जी आगे बढ़े थे। शहर वाले अपार्टमेंट में नहीं गए थे क्या? यहीं पर थे। आदित्य ने बोल दिया। वह मैं रात में ही आया था। और उसकी मम्मी पापा यह सुनकर के बोले, चलो ठीक है। ये बात सुनकर सरोजनी बोली, अगर रात में भी आदित्य आया हुआ होगा तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अभी इन दोनों की शादी होने ही वाली है। इतना सुनकर के इशिता और भी ज़्यादा डर चुकी थी। वह कम एज की थी और तुमने क्या समझ रखा है खुद को, जैसे चाहे मनमानी करोगी। धर्मेंद्र जी भी बहुत ज़्यादा ही गुस्से से आदित्य को बोले जा रहे थे। सरोजनी कहने लगी, भैया इसी में सबकी भलाई है कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। यह सुनकर के इशिता हिचकियाँ करने लगी थी। वह बोली, माँ उन्होंने तो कुछ नहीं किया।
मेरे हिसाब से पूरी रात हम लोग अलग अलग कमरे में थे, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुना और वह सोचने लगी कि आज सबने उसे शैतान के आगे डाल रखे थे। उसी चक्कर में कमरे में एक जख्मी शेरनी की तरह बैठी हुई थी। मुझे नहीं करनी है शादी इस इंसान से मम्मा, वह सोचने लगी। कैसे समझाऊं सबको, वह काम करती हूँ भाग जाती हूँ। वह दिल ही दिल में प्लानिंग कर रही थी और फिर दिल बड़ा करते हुए उसने भागने का इरादा पक्का कर लिया। लेकिन वह आदित्य से कैसे बचती, उस पर अभी तक डर में थी। लेकिन फ़िलहाल में अभी यही वादा किया कि वह यहाँ से भाग जाए। रात तक बंगले में रौनक लग चुका था। इस बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ज़्यादा लोग इन्वाइटेड नहीं थे। इशिता खुद को अकेली मजबूत कर रही थी। कुछ देर के लिए ही सही उसे अकेला छोड़ दिया गया तो एक बड़ी सी चादर निकाल करके वह खुद को छिपाई। एक पल के लिए इशिता के कदम कांपा, पर वह सब करना उसे भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वह तो आदित्य से बचना चाहती थी। सरोजनी जब कमरे में आई तो देखती है कि इशिता नहीं है कमरे में। वह बाहर आई और बताने लगी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुस्से से हाथों की मुठ्ठियां कस चुकी थी। अभी अभी वह उर्वशी से मिलकर आ रहा था और उर्वशी से मिलने के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि वह इशिता से शादी करने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन जब बंगले में दाखिल हुआ उसे पूरी तरह से यह खबर सुनकर टूट चुका था। उर्वशी पता नहीं कितने लड़कों के साथ रहती थी, कितनी रातें बिता चुकी थी और वह किसी को भी प्यार नहीं करती थी। वह तो बस पैसों के पीछे भागने वाली लड़की थी और वह आदित्य अपनी आंखों से देख चुका था उसे किसी और लड़के के बाहों में। लेकिन अभी वह यही आदित्य देखा था, पूरी तरह से टूट चुका था। उसके आंखों में खून उतर रहा था जैसे कि वह दुनिया में है ही नहीं। और इधर बंगले में आया तो इशिता खो चुकी थी, गुस्से में था। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वह गाड़ी निकाला बाहर निकल गया। इशिता ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी। अभी रास्ते में भानु प्रताप यानी कि कुछ वहाँ का क्रिमिनल था, उसे रास्ते में मिल गई और उसे देखकर उसने कहने लगा कहाँ जा रही हो। इतने में ही आदित्य वहाँ आ गया और आदित्य ने इशिता का हाथ पकड़ के बंगले के पीछे के रास्ते से लेकर आया जैसे कि रिश्तेदारों को कुछ पता न चले। तभी दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति आदित्य था। कमरे को लॉक करने की आवाज़ सुनकर उसकी सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थी। आदित्य ने अपनी शेरवानी उतार कर दूसरी तरफ फेंक दी। अगले ही पल उसने वॉशरूम गया और उसके बाद अंदर शख्स गुस्सा भरा हुआ था कि अगले ही पल वह इशिता के सामने बैठ गया जिसका चेहरा बिल्कुल भी सफ़ेद हो चुका था। इशिता बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, लेकिन उन गुलाबी गालों पर थप्पड़ों के निशान साफ मौजूद थे जो कि उसकी माँ ने उसे थप्पड़ लगाई थी और अगले ही पल वह गिरने वाली होती है। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भरा और गोद में उठाकर बेड पर रखा। वह उसके चेहरे पर अपना हाथ देता उसको हल्के से हिलाने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उस पर आदित्य का डर इस कदर छाया हुआ था कि वह अपने घर कर चुका था। आदित्य ने अगले ही पल उसके चेहरे पर झुक गया, उसके गालों को सुन पाया। इसी तरह से गहरी सांस ली थी। ओपन योर आईज इशिता पर झुके हुए धीमी आवाज़ में सरगोशी कर रहा था। इशिता के कान में उसके शब्द सुनाई दिए। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। इशिता को आंखें खोल के देख उसके पीछे उसे खींचकर अपनी बाहों में पकड़ लिया था और एक गहरी सांस लिया था। न जाने क्यों इशिता को बेहोश देख करके वह इतना ज़्यादा डर गया कि डर के मारे उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। एक पल को लगा कि वह इशिता को खो चुका है। वह उसे इतना डरी थी कि उसे अंदाज़ा ही नहीं था। अभी उसे अपने सामने करके फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसे निहारने लगा था। जोर से आंखें खोलकर एक टक देखे जा रहा था। इशिता आदित्य को अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई। उसे खुद पर गुस्सा आया कि उसने इतना क्यों उसे डरा दिया है। उसके सामने देखकर वह अपने बेबस होकर बैठी थी। इशिता का चेहरा अभी आदित्य के हाथों में उठा दिया। एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी। जब आदित्य ने हल्के से आगे बढ़कर उसके हाथों को छुआ था तो इशिता पर पूरी तरह से चौंक गई थी और डर भी गई थी। दोनों के लव एक दूसरे में टकराए, दोनों के शरीर में एक करंट सा बढ़ गया था। लेकिन अगले ही पल आदित्य इशिता को खुद के और करीब कर लिया था और दोबारा उसके होठों पर अपने होठ रख दिया था और उसने कहने लगा था। तभी इशिता बोली आदित्य। तो आदित्य उसके होठों को छोड़ा, उसका धीरे धीरे दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। उसके ऊपर किसी बादल की तरह छा गया तो वह बहुत ज़्यादा ही घबरा गई। उसे डर से कांपते देखकर उसने उसके गले पर धीरे से अपना हाथ रखा था। मैं तुम्हें कोई भी दर्द नहीं दूंगा, कोई भी सज़ा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ढेर
सारा मोहब्बत करूँगा। तुम्हारा डर निकालना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। सीने में एक नरम नाजुक दिल है मेरा, जिससे कि ढेर सारी भावनाएं भी है। मेरे प्यार की नमी को महसूस करोगी तो सारा डर निकल जाएगा। और धीरे धीरे करके आदित्य निशानियाँ उसके बॉडी पर छोड़ने लगा था और डर निकालने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इशिता कहने लगी, उस लड़की से प्यार करते हैं क्या चैप्टर बंद हो चुका है? इतना सुनते ही आदित्य ने धीरे से अपना लव उसके बॉडी से हटाया और बोला था, मैं नहीं निभाऊंगा वह बहुत ज़्यादा ही। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, तुम्हें बताकर भी क्या करूँगा। और इतना समझ लो कि और मुझे उस लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है। और क्योंकि तुम्हें मेरी पत्नी हो, लेकिन असल हकीकत तुम हो जो अब मेरे सामने बैठी हो, मेरी जायज़ बीबी। और मैं अपनी सारी मोहब्बतें तुम पर लुटाना चाहता हूँ। तुम उर्वशी को भूलकर मेरे साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती? आदित्य की आंखों में प्यार के दिए जल रहे थे। उसकी आंखों की मोहब्बत इशिता को नज़र चुराने पर मजबूर कर रही थी। आदित्य ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था और उसके चौड़े सीने पर जा गिरी थी। उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे के नक्श को छू रहा था। लेकिन आदित्य जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, इशिता का दिल बोला, क्योंकि आज मैं अपनी सारी हदें तुम पर लुटाना चाहता हूँ। यह कहते ही उसने पीछे से गर्दन से पकड़ते हुए उसके लबों को अपनी कैद में कर लिया और अपने लबों पर रख दिया। कुछ देर के लिए इशिता उसकी पकड़ से फड़फड़ाती, लेकिन अगले ही पल वह भी उसकी बाहों में खुद को छोड़ चुकी थी। रात का अंधेरा था। हल्की रोशनी में उन दोनों ने दूसरे की संगत में सब कुछ किए जा रहे थे और सब कुछ भूल चुके थे। सुबह इशिता के दिल से आदित्य के लिए जो डर बैठा हुआ था निकल चुका था और वैसे बहुत प्यार और प्यार भरी वजह से देखने लगी थी। जबकि आदित्य बेखबर सो रहा था। सोते हुए इतना मासूम सा लग रहा था कि अचानक ही इशिता अपने होठों को उसके माथे पर रख दिए थी। उसके लबों का छुअन पर आदित्य अपने आंखों को खोला। सामने ही अपनी पत्नी को देखा। फिर से उसे अपनी बाहों में समेटकर गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफी बोलकर कहने लगा, इतनी जल्दी नहाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगता है और तुम्हें दोबारा नहाना पड़ेगा। कहते हुए जैसे ही उसने इशिता के साथ शरारत करना चाही, इशिता उसे हल्के से चपट लगाते हुए आदित्य के बाजू को छोड़ दी। जबकि आदित्य हो करते हुए चिल्लाया, बड़ी जंगली हो तुम तो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम ऐसी हरकत भी कर सकती हो। यह सुनकर के इशिता कहने लगी, आपको पता है ना मुझे नहाने से कितना डर लगता है, इसीलिए कुछ होता है तो दोबारा मैं नहीं नहाऊंगी, तो इसीलिए मैं मुझसे कोई शरारत करने की कोशिश ना करे। इतना कहते ही वह वहाँ से बाहर भाग गई थी। आदित्य अपना हाथ पकड़े हुए और मन ही मन हंस पड़ा था। तो इशिता बाहर गई। बाहर जाते ही वह अपनी माँ से टकरा गई। उसकी माँ सरोजनी कहने लगती है कि इतना भी खुशी क्या लगता है, जैसे कि तुम्हें तो पूरी बात भी भूल गई हो। यह बंगला और पूरी जायदाद अपने नाम करवाना है, समझ गई? यह सुनकर के इशिता थोड़ी सोच में पड़ गई थी और वह अपने माँ को देखने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि यह पैसे जायदाद को लेकर के उसके और आदित्य के रिश्ते में कोई दरार हो। वह आदित्य को अंदर ही अंदर पसंद करने लगी थी। उधर सरोजनी अपने में ही बातें कर रही थी कि तुम सुन रही हो ना मेरी बात की? नहीं। इतना बोलते ही इशिता, हाँ सुन रही हूँ माँ, वह बोली। अनमने ढंग से अपनी माँ की तरफ देखने लगी थी। यह बात कह करके उसकी माँ वहाँ से चली गई थी। इशिता उसे दिन सबके लिए किचन में जाकर के हलवा बनाई थी और सभी को डाइनिंग टेबल पर उस हलवे को सर्व करने लगी थी। लेकिन अभी तक आदित्य नहीं आया था। वह उसके कमरे के तरफ देख रही थी कि कब आदित्य आए। इतने में ही आदित्य अपने कमरे से तैयार होकर के निकला और जैसे ही वह आया, इशिता की नज़र आदित्य से मिली तो आदित्य ने इशिता की तरफ देखते ही हुए एक आंख मार दी। इशिता यह करते देखकर आदित्य की तरफ से नज़रें फेर ली और वह बुरी तरह से शर्मा गई थी और सोचने लगी कि आदित्य यह तो बहुत ज़्यादा ही अलग हो गया है। एक रात में ही ऐसा क्या हुआ कि वह इतना बदल गया है? फिर पहले तो ऐसा नहीं था। फिर सोची कि शायद उसके प्यार ने उसे बदल दिया है। अपने सर को झटक दी। इतने में ही आदित्य डाइनिंग टेबल के चेयर पर आकर बैठ गया और बोला, मुझे अपने हाथों का बनाया हुआ हलवा नहीं दोगी क्या? यह सुनकर के इशिता अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई और वह हलवा आदित्य की तरफ बढ़ाई। वह हलवा दे रही थी कि आदित्य के हाथों से उसका हाथ टच हो गया। इस पर आदित्य को इस बार टच बहुत ज़्यादा ही खुशी फील करवा रहा था। इशिता फ़ौरन से हलवा देकर वहाँ से हट गई। यह देख करके सभी अपने में ही मुस्कुराने लगे थे। तभी रमा जी कहने लगी, हलवा तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। यह सुनकर के उमा जी बोले, हाँ तो
हमारी बहू है, हमारी बहू के हाथों का हलवा है तो अच्छा तो होगा ही ना। सरोजनी कहने लगी, आखिर बेटी किसकी है? इतना सुनकर के आदित्य भी कहने लगा कि बेटी आपकी होगी बाद में, अब मेरी पत्नी है। और यह सब सुनकर के सभी डाइनिंग टेबल पर हंसने लगे थे। तभी रमा जी तिजोरी से अपने सोने का हार निकाल करके इशिता को खाने की रस्म पूरी करने के लिए दे दी और बोली, यह लो बेटा, अब से यह तुम्हारा है। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी मेरी सासू माँ ने मुझे यह दिया था और अब यह तुम्हें मैं सौंप रही हूँ, इसे संभाल कर रखना। इशिता लेते हुए बहुत खुशी के साथ अपनी सास को दिखे जा रही थी। तभी आदित्य बोला, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ लेकिन मुझे एक काम है इशिता, क्या तुम मेरे साथ कमरे में आ सकती हो? इतना सुनते ही इशिता बोली, हाँ। तो रमा जी ने कही, जाओ बेटा देखो उसे क्या चाहिए। आदित्य तो कहकर चला गया था तो इशिता भी उसके पीछे ही गई। जैसे ही वह कमरे में गई तो आदित्य ने उसकी कमर पकड़ के उसे बेड पर सुला दिया और उसके ऊपर खुद ही आ गया। इस तरह करते हुए इशिता पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह इस सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी वह आंखें बड़ी करते हुए बोली, यह क्या हरकत है? आप तो हॉस्पिटल जाने वाले हैं ना, फिर यह सब क्या है? इतना सुनकर आदित्य बोला, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कर ही दूँगा। मैं तो बस घर से बाहर जाने का परमिशन लेने आया था। यह बात सुनकर के इशिता कहने लगी, परमिशन? कैसी परमिशन? आदित्य ने उसके होठों पर अपना होठ रखकर उसको किस किया और बोला, यही है मेरा परमिशन, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कह कर के उसे बस दोनों गालों को छुआ और वह वहाँ से चला गया। यह छुअन पाकर इशिता इस वक्त फूले नहीं समा रही थी, उसे कुछ अलग ही अनुभव हो रहा था। इतने में ही उसकी माँ वहाँ पर आ गई। आते ही बोली, तुम यह क्या हरकत कर रही हो? तुम जिस काम के लिए आई हो वह काम क्यों नहीं कर रही हो? इतना सुनते ही इशिता पूरी तरह से गुस्से में हो गई और बोली, माँ मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर खुश हूँ अपने पति के साथ। यह बंगला जायदाद मेरी ही तो है ना, और मेरा पति मेरा है तो यह सब कुछ मेरा ही होगा ना। इतना सुनकर सरोजनी बोली, बेटा तुम तो काफ़ी बदल गई हो, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से बदल जाओगी। तो यह बात सुनकर के इशिता बोली, माँ मैं बदली नहीं हूँ, बस मैं अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हूँ। और यह बंगला, ज़मीन, जायदाद, पैसे, यह सब अगर मेरा पति का है तो मेरा भी तो हुआ ना। अब इसमें कैसा बंटवारा करूँ खुद के लिए? अपने पति के नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती हूँ मैं, आदित्य से प्यार करने लगी हूँ मैं। माँ सरोजनी कहने लगी, यह बात भी सही है, वैसे आदित्य बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तो मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम बस खुश रहो, किसी भी तरह से तुम्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो। इतना कह कर के सरोजनी शाम की टिकट बुक करवा लेती है शहर जाने के लिए। तभी रमा जी वहाँ आती है और कहती है, क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? तो सरोजनी कहने लगती है, भाभी मैं अब यहाँ से जाने की सोच रही हूँ, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, आखिर यह मेरी बेटी का ससुराल है तो मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो रमा जी बोली कि आदित्य के साथ ही चले जाना चाहिए था तुम्हें भी। तो सरोजनी बोली कि नहीं भाभी, उसे हॉस्पिटल जाने की जल्दी थी, देर हो रही थी, मैं चली जाऊँगी। इतना कह कर के सरोजनी बोली, मुझे सामान पैक करने जाना है, और वह वहाँ से अपने कमरे में चली गई और सामान पैक करने लगी। इशिता भी अपनी माँ की हेल्प करवाई और शाम होते ही सरोजनी वहाँ से चली गई। सरोजनी भी अब समझ चुकी थी कि प्यार से बढ़कर यह ज़मीन जायदाद कुछ नहीं होते हैं, प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वह अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी, यही शुक्र था। और इशिता आदित्य के साथ बहुत खुश थी, आदित्य भी बहुत ही इशिता की केयर करता था। यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों। आशीष शर्माते हुए कहने लगी, आप जाइए यहाँ से, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, मुझे सोना है। इतना सुनकर अर्णव कहने लगा, ओहो मेरा बच्चा थक गया है। आशी को उठाकर बेड पर लेकर जाता है और कहने लगा, आप आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं, इतनी खूबसूरत कि मैं भी बयान नहीं कर सकता। और यह कह कर के आशी के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और नज़र भर के देखने लगा। आशी उसकी आंखों में देखने लगी थी। अर्णव कहने लगा, आपको किसी की नज़र न लगे, और उसकी बलाएं उतारने लगा। यह देख कर के आशी मुस्कुरा उठी और कहने लगी, अर्णव जी आप भी ना, ऐसे कौन करता है? अर्णव, ऐसे मैं करता हूँ, मैं अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आप सो जाइए, हम सुबह मिलते हैं। और हाँ, मधु ने आपको यह बताई होगी, अब आपकी कॉलेज कंप्लीट होने वाली है, और अभी तो कॉलेज में कोई क्लास वगैरह भी नहीं होती है, क्योंकि कुछ दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर आप मेरे साथ ऑफिस चल सकती हैं और वहाँ सब कुछ समझ सकती हैं। आशी,
अपने हाथों को अर्नव के गले में फंसाते हुए कहने लगी, क्या आप मुझे ऑफिस में काम करवाएंगे, मेरे ऊपर ऑर्डर चलाएंगे? यह सुनकर के फ़ौरन से अर्नव कहने लगा, नहीं बाबा, मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आप पर ऑर्डर चलाऊं। आप मुझ पर ऑर्डर चला सकती हैं। आपको बस मेरे कैबिन में बैठ कर के बस मुझे देखते रहना है और मैं आपको देखूंगा आशी। तो फिर काम कौन करेगा और कैसे काम होगा? अर्नव, बेबी काम हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आशी, पर कल से तो आप छुट्टी ले रखे हैं ना ऑफिस से, तो फिर ऑफिस जाकर क्या करेंगे? अर्नव माथा पीटते हुए, ओहो मैं तो भूल ही गया था, पर कोई बात नहीं, पहले तो अजय की शादी होगी, उसके शादी होने के बाद हम शादी करेंगे, फिर भी बीच में ऑफिस तो जा ही सकते हैं ना, अभी हमारी शादी में टाइम है। इतना कहते ही वह आशी के गले लग जाता है। आशी कहने लगी, बस बस, मुझे ये भारी लहंगे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं जाकर के चेंज कर लेती हूँ। अर्नव, ओके आप जाइए चेंज करने, अगर आप कहेंगी तो मैं भी आपके साथ चलूँ। अभी इतना कहाँ ही था कि आशी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसके गाल पर किस कर ली और कही, नहीं आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। इतना कहकर वह अपने लहंगे को उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। अर्नव उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा पड़ा था और कहने लगा, आशी आप बहुत प्यारी हो। आशी ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने लहंगों को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे लहंगा का ब्लाउज ही नहीं खुल रहा था। अब वह चाह कर भी खोल नहीं पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह अर्नव को आवाज़ लगाती है, पर दरवाज़ा बंद ही था। अर्नव दरवाजे के पास गया और कहने लगा, क्या हुआ बेबी? आशी, वह मुझे कुछ हेल्प चाहिए, क्या मधु को बुला सकते हैं मेरे लिए? अर्नव, क्या बात है, आप बताइए तो सही। आशी, नहीं पहले आप मधु को बुलाइए। अर्नव, मधु सो रही होगी, वह भी थक गई है, सुबह से ही इधर उधर भाग रही थी, आप बताइए तो सही। आशी कहने लगी, वह मेरे लहंगे नहीं खुल रहे हैं, कहीं अटक गए हैं। अर्नव, क्या मैं देख सकता हूँ, शायद मैं कुछ हेल्प कर दूँ? आशी, वह ज़्यादा घबरा रही थी, वह कहने लगी, पर आप कैसे? अर्नव, आशी बेबी आप बात समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें मैं ही हेल्प कर सकता हूँ, घर के बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा ही थके हुए हैं, वरना मैं बोल देता। आप कंफर्टेबल रहिए प्लीज़, मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और आशी धीरे से दरवाज़ा खोल दी। अर्नव कहने लगा, क्या हुआ? आशी, बस लहंगे को जो पिनअप किया हुआ है वह अटक गया है और यह नहीं निकल रहा है। अर्नव, बस इतनी सी बात है, इस बात के लिए आप शर्मा रही थी, आप भी ना। आशी को अपनी तरफ घुमाकर कहने लगा, आशी आप मेरी आंखों में देखिए और आप इतना घबरा क्यों रही हैं? घबराइए मत बेबी, आप बिल्कुल मेरे साथ कंफर्टेबल रहिए, मैं आपके बिना इजाज़त के कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप इतना तो भरोसा मुझ पर कर ही सकती हैं ना। आशी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। अर्नव, तो आप मुझसे क्यों इस तरह से घबरा रही हैं? और वह आशी के ब्लाउज से पिनअप किए हुए दुपट्टे को निकालता है। उसके हाथ अचानक से आशी के पीठ पर छू जाते हैं। अर्नव के हाथों का छुअन महसूस कर आशी के रोंगटे खड़े हो गए, उसके दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ गई और अर्नव की भी हालत वही हो रही थी, उसके पीठ से हाथ टच हो रहा था। अर्नव को भी महसूस हो रहा था, उसे भी करंट सा लग रहा था। आज तक अर्नव भी किसी लड़की के टच में नहीं आया था। अर्नव के लाइफ में आशी पहली लड़की थी जो कि उसके दिल के इतने करीब आ चुकी थी। अर्नव फ़ौरन से आशी के ब्लाउज से पिनअप किए हुए दुपट्टे निकाल दिया और कहने लगा, लीजिए, आप इतने में ही घबरा रही थी, हो गया। आशी स्माइल करने लगी और कहने लगी, अब आप जाइए, मैं कर लूँगी। इतना सुनकर अर्नव आशी के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहने लगा, वैसे आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद। अभी वह इतना कहाँ ही था कि आशी उसको प्यार से कमरे से बाहर की और दरवाज़ा बंद कर ली और वह खुद में भी शर्माने लगी और मुस्कुरा दी। अर्नव भी इधर मुस्कुरा रहा था। आशी कुछ ही मिनट में चेंज करके आ गई और आते ही अर्नव का हाथ पकड़ के बेड पर बैठा दी और कहने लगी, आपसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी है, इधर बैठिए। और वह ज़रा गुस्से में भी थी। अर्नव सोच में पड़ गया, आखिर चेंज करने के बाद इतना गुस्सा में क्यों?
वह अभी कुछ नहीं बोलता है और कहने लगा, बताइए क्या पूछना है आपको आशी। सिमरन जी कह रही थी कि वह अपनी फ्रेंड से आपको मिलवा रही हैं, तो आपने क्यों नहीं मिला? या फिर सिमरन या फिर बाकी और किसी को नहीं पता है, पर आप उस लड़की से मिले हुए हैं, है ना? अर्णव फ़ौरन से फ़ोन निकालता है और सिमरन, अजय अपनी और सिमरन की फ्रेंड का फ़ोटो निकालता है, जो कि एक ही फ़ोटो में सारे लोग थे, क्योंकि सिमरन अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी, जो अजय के बुलाने पर वह डिनर के लिए आ गई थी। वहाँ पर अर्णव भी था और यह फ़ोटो अजय ने ही ली थी। जब आशी उस फ़ोटो को देखती है तो कहने लगी, वाह, आपने यह सारी बातें पहले नहीं बताई और अब बता रहे हैं मेरे कहने के बाद। अर्णव आशी के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, बेबी, यह इम्पॉर्टेंट नहीं था, इम्पॉर्टेंट आप हो मेरे लिए, और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट ना हो उसकी मैं बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता हूँ। मेरे दिमाग में यह सब कुछ ना के बराबर है। यह सब में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी एरा गैरा मेरी लाइफ में नहीं आ सकता है। आज आप मेरी लाइफ में हो और हमेशा आप ही रहेंगी मेरे मरते दम तक, और आप अच्छे से जानती हैं कि आप मेरे लिए कितने मायने रखती हैं। फिर यह सब क्या है? और ऐसी लड़कियां तो हज़ारों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तो क्या मैं सभी लड़कियों को आपके जैसा थोड़ी ना ट्रीट कर रहा हूँ? आप उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हैं। आप तो मेरी जान हैं और बहुत ही अच्छी हैं, प्यारी हैं, अलग हैं उन लड़कियों में से। इतना कह करके आशी से गले लग जाता है। आशी भी समझ गई कि अर्णव बिल्कुल अलग हैं, उन लड़कों में से नहीं है जो कि लड़कियों के पीछे रहे या फिर कोई भी लड़की उस पर लाइन मारे और वह उनके लिए बहक जाए। ऐसा नहीं था। वह अर्णव से दूर हुई और कहने लगी, मुझे पता है आप बहुत अलग हैं, बिल्कुल मेरे टाइप के हैं, और काफ़ी रात हो गई है, 10 बज चुके हैं, आप सो जाइए ना, और मुझे भी सोना है। इतना सुनकर के अर्णव कहने लगा, जी हाँ, सो जाते हैं, आज यही सो जाऊँ क्या? वह आशी को चिढ़ाना चाहता था। आशी, नहीं, अपने कमरे में जाकर के सोइए। अर्णव, अच्छा मेरी जान, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद तो। अभी वह इतना बोला ही था कि आशी उसके मुंह पर उंगली रख दी और कहने लगी, अभी आप जाइए, शादी के बाद क्या होगा उस वक्त देखा जाएगा, अभी अभी आप अपने कमरे में ही जाइए। इतना कह करके अर्णव का हाथ पकड़ के अपने रूम से बाहर की तरफ लेकर गई और उसके कमरे के डोर को ओपन करके उसके कमरे का डोर बंद कर दी। अर्णव फ़ौरन से डोर खोलता है और कहने लगा, एक चीज़ तो आप भूल गई ना आशी। वह क्या? अर्णव, गुड नाइट किस्सी। आशी, ओहो, आप भी ना। अभी आशी इतना ही कह रही थी कि अर्णव उसके कमर पर हाथ रख के उसे अपने करीब खींचता है और उसके होठों पर अपना होठ रख दिया और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा और फिर उससे दूर हुआ। आशी कहने लगी, आप चीटर हो, इस तरह से कौन करता है? यह गुड नाइट किसी नहीं है अर्णव। यार, आपकी और हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, तो ऐसे गुड नाइट किसी तो बनता है ना, और आप भी दीजिए। अब आशी फ़ौरन से उसके गाल पर किस कर दी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी, तो उसे सोना था, और जब तक वह अर्णव के बात को नहीं मानती तब तक अर्णव उसे छोड़ने वाला नहीं था, और वह भी फ़ौरन से अर्णव के हाथों को छुड़ा करके अपने कमरे में जाने लगी। अर्णव उसे अपने कमरे में जाते हुए देखता रह गया और वह भी स्माइल करने लगा। वो जानता था कि आशी थक चुकी है, तो इसीलिए और परेशान नहीं करना चाहता था, और वह भी अपने कमरे में जाकर के बेड पर सो गया। अगले दिन शाम को अजय और सिमरन की मेहंदी होती है। अजय और सिमरन 2 साल से रिलेशनशिप में थे, तो उनके मम्मी पापा ने शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, इसीलिए अजय की शादी अर्णव और आशी से पहले हो रही थी। सिमरन के भी पूरे परिवार आ गए थे। अजय की फैमिली सुबह में ही आ गई थी, पर सिमरन और उसके मम्मी पापा शाम को आए। शादी अर्णव के ही घर पर होनी थी, क्योंकि अर्णव और अजय बिल्कुल भी अलग नहीं थे। वह दोनों भाई थे, दोनों एक दूसरे के लिए भी जान देने के रेडी रहते थे। इसीलिए किशोर जी और कैलाश जी डिसाइड किए हुए थे यही खुराना मैंसन में ही शादी होगी। पूरी मेहंदी की तैयारियां हो रही थी, सब तैयारी हो चुकी थी, सब डिनर टेबल पर रखे बैठे खाना खा रहे थे। तभी अर्णव भी कमरे से बाहर निकला और उसके साथ अजय भी था, जो कि आज मेहंदी थी। तो
उनके अकॉर्डिंग उन लोगों ने कपड़े भी पहन रखे थे। सरोजनी जी आई। अर्नव, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अजय, आप भी। और उन दोनों को सरोजनी जी ने काला टीका लगाती हैं और कहने लगी, अब लड़कियां कहाँ रह गई हैं। अर्नव यह सुना तो कहने लगा, दादी माँ, मैं उन्हें लेकर आऊँ। तभी सरोजनी जी अर्नव का कान खींचते हुए कहने लगी, जी नहीं बरखुरदार, मैं खुद जाकर देखती हूँ, आप बाहर चलिए। अर्नव समझ गया कि दादी माँ समझ रही हैं कि मैं अगर जाऊँगा तो आशी को तंग करूँगा, इसीलिए सरोजनी जी उसे वहाँ जाने से मना कर रही थी। और यह देख कर के अजय हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हारी दाल आज दादी माँ ने गलने नहीं दी, तो क्या कहना है इस पर। यह सुनकर के अर्नव स्माइल करने लगा और कहने लगा, चल यार, वह लोग आ जाएंगे। और वह थोड़ा उदास भी हो गया था। अजय यह देख कर के कहने लगा, तुम आशी को लेकर के बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो। वह तुम्हारी है, कहीं नहीं जाएगी और तुम्हारे ही घर पर है, तुम्हारे पास इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। अर्नव, यार मैं सुबह से ही उसे नहीं देखा हूँ, बात भी नहीं किया। किचन में गया तो वह काम कर रही थी और वह काफ़ी बिजी थी, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कह पाया। मुझे उससे बात करनी है। अजय, तू चल बाहर बैठ मेरे साथ, तुम बात कर लेना रात को, मुझे भी सिमरन से बात करनी है। यह सुनकर के अर्नव कहने लगा, अच्छा यार, तू भी अब बात करने का। उसे क्यों, तुम्हारी तो उसे फ़ोन पर बात होती रहती है ना, वैसे भी तुम लोगों को तो आदत बनी हुई है, फिर क्या बात करनी है। अजय, जो तुम्हें बात करनी है वही मुझे बात करनी है। मैं तो बस अपनी प्यारी सी आशी को देखता हूँ जी भर के और फिर उसे तंग करता हूँ, क्योंकि वह मेरा हक है। अजय उसके हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, अर्नव, मैंने पहली बार तुम्हें इतना इमोशनल और सीरियस होते हुए देखा है, और वह आशी के लिए। सच में तुम बहुत ही अलग हो और आशी भी तुम्हारे लिए स्पेशल है। आखिर वह मेरी बहन जो है। अब चल यहाँ पर आकर बैठ जा। मैंने तुम्हें इतनी प्यारी सी अपनी बहन तुम्हें सौंप रहा हूँ, उसे हमेशा खुश रखना। यह सुनकर के अर्नव स्माइल करते हुए अजय को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, यह भी कोई कहने की बात है, वह मेरी जान है। अजय भी उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों अभी गले मिल ही रहे थे। आशी सिमरन और मधु के साथ आ रही थी। सरोजनी जी उन्हीं के साथ में थी। अर्नव जब आशी को देखा तो देखता ही रह गया, उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि आशी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वह ग्रीन लहंगे में जो कि अजय ने उसे गिफ्ट किया था, वह काफ़ी प्यारा लहंगा था, जो कि आज मेहंदी थी तो ग्रीन लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और सिमरन और मधु भी ग्रीन कलर के लहंगे में थी, वह भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मधु और आशी सिमरन को सोफे पर बैठा दी और शकुंतला जी सिमरन के पास आई और कहने लगी, आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। सिमरन स्माइल करते हुए कहने लगी, थैंक यू आंटी जी। तभी आशी कहने लगी, भाभी आप अभी भी आंटी को आंटी जी क्यों कह रही हैं, वह तो आपकी होने वाली सासू माँ है, तो आप भी उन्हें माँ जी कहिए ना। यह सुनकर के सिमरन कहने लगी, मैं तो इन्हें माँ जी कहूँगी, पर आप आंटी क्यों कह रही हैं, क्योंकि यह आंटी थोड़ी हैं, आपकी मौसी हैं। यह सुनते ही शकुंतला जी आशी को नज़र भर के देखने लगी। आशी भी पूरे हैरान नज़रों से शकुंतला जी की तरफ देखने लगी और यह सब होते हुए सरोजनी जी देख रही थी। सिमरन के मुंह से गलती से निकल गया। वह फ़ौरन से शकुंतला जी के हाथ को पकड़ के कहने लगी, सॉरी सॉरी मम्मी जी। शकुंतला जी, कोई बात नहीं बेटा, आपने वही कहा जो सच है, सच तो हमेशा ज़बान पर आ ही जाता है। और सिमरन को हाथों से पकड़ के बैठा दी। जो भी बातें हो रही थी दूर खड़े अर्नव और अजय सुन तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है। आशी कहने लगी, क्या यह सच है। आप इतने पर वह वहीं सोफे पर बैठ गई। यह देख कर के अर्नव फ़ौरन से दौड़ते हुए आशी के पास आया और उसे थाम लिया और कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, आप इस तरह से घबरा क्यों रही हैं, क्या हुआ बताइए मुझे। वह फ़ौरन से शकुंतला जी के हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगी, क्या सच में आप मेरी मौसी हैं। और इस वक्त रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, उसे मौसी मिल गई। कोई तो है आशी के
इतना कहते ही अर्नव समझ गया कि आरसी शकुंतला जी के बारे में जान गई है। शकुंतला जी आरसी के हाथों को पकड़ के कहने लगी, हाँ बेटा, मैं आपकी मौसी हूँ। सोनिया मेरी अपनी छोटी बहन थी। यह सुनकर के आरसी फूट फूट कर रोने लगी और वह खुशियों के आंसू थे। शकुंतला जी को अपने सीने से लगा ली। शकुंतला जी भी आरसी को अपने बाहों में भर ली। यह देख कर के सरोजनी जी कहने लगी, यह तो होना ही था, आज नहीं तो कल। चलो आज ही पता चल गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। शकुंतला जी आरसी को अपने से दूर की और कहने लगी, आप बिल्कुल भी रोना मत, मैं हूँ ना। कैलाश जी आरसी के पास आए और कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, यह सारी बातें हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। जब हम डिनर पर आए हुए थे तो आप भी हमारी बच्ची हैं। इतना सुनते ही आरसी कैलाश जी के भी गले लग जाती हैं। कैलाश जी भी उसे बेटी की तरह प्यार देते हैं। आरसी कहने लगी, मैं आप लोगों को माँ और पापा बोल सकती हूँ। इतना सुनते ही अजय कहने लगा, ऑफ कोर्स माय सिस्टर, क्यों नहीं, इसमें भी पूछने की बात है। आप मेरी प्यारी बहन हो, आप मम्मी पापा को मम्मी पापा ही बोलूँगी ना, और फिर क्या बोलोगी। इतना सुनकर आरसी अजय के भी गले लग जाती है। वहाँ पर सभी की आंखें नम हो गई थी, यहाँ तक कि अर्नव भी आंखों में आंसू लिए आरसी के लिए खुश हो रहा था कि आरसी आज कितनी खुश है, उसे उसकी फैमिली मिल गई है। सरोजनी जी इसीलिए रोक रही थी कि वह शादी के बाद बताती, उसे और भी दोगुनी खुशी मिलती, पर यह खुशी उसे आज ही मिलनी थी। और सरोजनी जी को यह भी डर था कि वह कभी अपने नाना नानी के यहाँ नहीं गई थी। आखिर वजह क्या थी, वह वजह अगर आरसी को पता चली तो वह भी शायद अपने मम्मी पापा के लिए बुरा फील न करे, इसीलिए इस बात को बताने से रोकी हुई थी। खैर वह बात आज ही पता चल गई। सरोजनी जी आरसी के पास गई और उसके सर पर हाथ रख के कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, अब आपकी फैमिली मिल गई है, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती। आरसी, दादी माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं, आप मेरी फैमिली नहीं हैं, आप तो मेरी जान हैं, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं यहाँ नहीं होती। और यह कह करके रोते हुए सरोजनी जी के गले लग जाती है। सरोजनी जी भी उसे गले से लगा ली और कहने लगी, ऐसे नहीं सोचते हैं बच्चा, आप बहुत प्यारी हो, अच्छी बच्ची हो, मैंने वही किया इंसानियत के नाते जो मुझे करना चाहिए। और रही बात परिवार की, तो मैं तो कल भी आपकी दादी माँ थी और आज भी हूँ और हमेशा दादी माँ ही रहूँगी। पर आप तो आरसी आज हैं, पर कल तो मेरी बहू बन जाएंगी, ऐसा क्यों। यह सुनकर के सभी लोग हंसने लगे। आरसी, दादी माँ, आप भी ना। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा भी आए और कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आरसी जी को उनके पूरे परिवार मिल गए, और इतना प्यारा परिवार मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी बेटी तो इस घर में बहुत ही सुकून से रहेगी। मैं तो खामखा के घबरा रही थी कि वह खुद से शादी कर रही है, मुझे डर था, पर आज यह डर पूरा ख़त्म हो गया यह देख कर के कि इतना प्यारा परिवार है। अब मुझे कोई भी अपनी बेटी की टेंशन नहीं है। सिमरन खड़ी हो गई और कहने लगी, मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा कोई बात नहीं है, अजय और अजय के पूरे फैमिली बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर के किशोर जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, सब कुछ हो गया, अब चलिए मुहूर्त निकला जा रहा है, मेहंदी और संगीत आज ही करनी है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इतना सुनकर के सभी लोग कहने लगे, हाँ हाँ जल्दी करते हैं। शकुंतला जी सिमरन को सोफे पर बैठा दी। आरसी और मधु अजय को हाथ पकड़ के सिमरन के पास बैठा दिया और कहने लगे, भाई आज भाभी के ऑर्डर फॉलो करेंगे, समझे आप। बहुत ज़्यादा ही आपने सिमरन भाभी को परेशान कर रखा है, और इतना दूर क्यों बैठे हैं, आप पास आकर बैठिए ना। अजय यह सुनकर के कहने लगा, अच्छा पापा ठीक है, पास ही तो बैठा हूँ, अब तो ज़िंदगी भर पास ही बैठना है। इतना सुनकर सभी लोग स्माइल करने लगे। मेहंदी वाली सिमरन को मेहंदी लगाने लगी और अजय को भी, क्योंकि शगुन की मेहंदी दोनों को ही लगनी थी। अर्नव वहीं पर खड़ा था। आरसी को कोहनी से मार के कहने लगा, तो हमारी शगुन की मेहंदी कब लगने वाली है मैडम। इतना सुनकर के आरसी कहने लगी, जब लगनी होगी तो लग जाएगी ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, कहिए तो आज ही लगवा लें हम लोग भी। सरोजनी जी उन दोनों की बातें सुन रही थी और वह भी हंसने लगी और कहने लगी, हाँ आरसी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अर्नव कहने लगा, नहीं दादी माँ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, पहले मेरे दोस्त की शादी होनी है, मैं इसे पहले सेहरा बांधे देखना चाहता हूँ,
उसके बाद ही मैं बांधूंगा, क्योंकि इसे सिमरन के लिए बहुत ही इंतज़ार किया है। अजय अर्णव को नज़र उठा करके देखता है और कहने लगा, नज़र भर के तो तुम देखते हो, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो सिमरन। इसमें अर्णव कह दिए तो क्या हो गया, आप तो देखते भी नहीं हैं मुझे, पता नहीं कैसे प्यार हो गया है आपको मुझसे। इतना कह कर के वह चुप हो गई। अजय उसके बातों को सुनकर भी कहने लगा, क्या कहा है आपने, मैंने सुना नहीं। सिमरन गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। तब तक मेहंदी वाली कहने लगी, आपके होने वाले हस्बैंड का क्या नाम है, क्या लिखूं मैं। अजय सिमरन का चेहरा देखने लगा। सिमरन कहने लगी, अजय सिंह। तभी अजय बोला, अजय सिमरन सिंह, पूरा नाम लिखिए। यह सुनकर के मेहंदी वाली वैसे ही नाम लिख दी। यह देखकर सिमरन स्माइल करने लगी। अजय भी स्माइल करने लगा। देखते ही देखते उन दोनों की मेहंदी भी कंप्लीट हो गई। इधर आशी और मधु भी मेहंदी लगवा रही थी। जब आशी मेहंदी लगवा रही थी तो अर्णव मेहंदी लगाने वाली से कहने लगा, क्या आप लोग दूल्हे का नाम नहीं पूछेंगे। मेहंदी वाली कहने लगी, क्या इनकी भी शादी होने वाली है। अर्णव कहा, हाँ, और इनके होने वाले हस्बैंड का नाम अर्णव खुराना है। इतना सुनकर के मेहंदी वाली ने आशी के हथेली के बीचों बीच यह नाम लिख दी। आशी यह देखकर कहने लगी, अभी हमारी शादी होने में वक्त है, उन दोनों की अभी शादी होने वाली है। अर्णव कहने लगा, तो क्या हुआ स्वीट हार्ट, आज नहीं तो कल होनी ही है ना, तो फिर आज लग गई तो क्या हो गया, आप कहें तो आपका नाम मैं भी लिखवा लूँ। आशी, आप भी लगा लेंगे तो मुझे खिलाएगा कौन। इतना सुनकर के कैलाश जी और किशोर जी हंस पड़े। वह दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। कैलाश जी कहने लगे, बेटा मैं हूँ ना, मैं खिला दूँगा, आप लगवा लो। अर्णव, नहीं अंकल जी, अपनी वाइफी को खिलाऊंगा आज मैं, अपनी शादी के वक्त ही मेहंदी लगवाऊंगा, अभी नहीं। इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए मेहंदी कंप्लीट हो गई और संगीत भी शुरू हो गई। संगीत के लिए भी बहुत अच्छी खासे गाने वाले सिंगर आए हुए थे। वह लोग गाने शुरू कर दिए थे। आशी अर्णव एक ही सोफे पर बैठे हुए थे। आशी को प्यास लग रही थी। वह अर्णव से कहने लगी, आप मेरे लिए पानी लेकर आएंगे। अर्णव बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। और वह वहीं पास में वेटर से मंगवाता है और वह खुद अपने हाथों से ही लेकर के आशी को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। शकुंतला जी आशी और अर्णव को देख रही थी। इस वक्त अर्णव आशी का बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा था। वह तो हमेशा ही आशी का बहुत ख्याल रखता था। यह देख कर के शकुंतला जी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि मेरी बेटी सच में बहुत ही लकी है, और वह आशी के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वह आशी को दिल से अपनी बेटी मान चुकी थी। थोड़ी देर में ही संगीत भी ख़त्म हो गई। सब लोगों ने मिलकर के खाना खाया। गेस्ट भी धीरे धीरे जाने लगे थे। वह केवल फैमिली वाले ही खाना खाने के लिए बच गए थे। सारे गेस्ट के जाने के बाद में सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए। आशी के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, इसीलिए वह केवल बैठी थी, खा नहीं सकती थी। सिमरन के हाथों में भी मेहंदी थी और मधु के हाथों में भी। वैसे सारे लेडीज हाथों में थोड़ी बहुत मेहंदी लगा ली थी, पर इतना था कि वह लोग खा सकती थी। पर आशी, सिमरन और मधु के हाथों में पूरे फुल हैंड मेहंदी लगी हुई थी, तो वह लोग खा नहीं पा रही थी। अर्णव यह देखकर आशी से कहने लगा, डोंट वरी, मैं आपको खिला देता हूँ। और वह उसके पास बैठ गया। मधु मुँह बनाते हुए कहने लगी, मुझे कौन खिलाएगा। यह सुनकर के अजय कहने लगा, तुम्हारा भी कोई हॉबी होगा तब तो खिलाएगा ना। इतना सुनकर के सरोजनी जी कहने लगी, मैं हूँ ना, मैं अपनी बच्ची को खिलाऊंगी। और वह मधु को खिलाने शुरू कर दी। अब सिमरन को कौन खिलाएगा। अजय खुद मेहंदी लगाकर बैठा हुआ था। यह देख कर के आशी हंस पड़ी और वह खा भी रही थी। इस वजह से उसे खांसी आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गया। यह देख कर के अर्णव तो पूरा परेशान हो गया था। उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और आशी को अचानक क्या हो गया। उसकी घबराहट देख कर के सरोजनी जी कहने लगी, बेटा आशी हंसी है, उसकी वजह से उसे खांसी आ गई, उसके पेट को सहलाओ, धीरे धीरे उसकी खांसी रुक जाएगी और उसे थोड़ी पानी पिलाओ। अर्णव ने वैसे ही किया। कुछ देर के बाद आशी नॉर्मल हो गई। आशी का इस वक्त चेहरा पूरा लाल हो चुका था।
उसके दिल बहुत ज़्यादा ही धड़क रहा था क्योंकि अचानक से उसे खांसी आ गई थी। यह देख कर के अजय भी परेशान हो गया था कि अचानक से आशी को क्या हो गया। अजय तो वैसे भी खुद से खा रहा था, इधर सिमरन को उसकी मम्मी खिला रही थी। सब लोगों ने डिनर भी कर लिया। अभी रात के 8 बज रहे थे, ज़्यादा देर नहीं हुआ था। सिमरन के मम्मी पापा कहने लगे बस हम लोग बगल के ही होटल में रुके हुए हैं, क्योंकि सिमरन का घर काफ़ी दूर था, इसीलिए वहाँ से आना जाना काफ़ी वक्त और थोड़ा डर भी था। इस वजह से सिमरन के मम्मी पापा बगल वाले होटल में ही रुके हुए थे। उनका मानना यह था कि लड़के वाले के घर में रह कर के शादी करना ठीक नहीं है, इस वजह से वह होटल लेकर के रह रहे थे। अजय और अर्णव उन लोगों को छोड़ने चले गए। अजय की पूरी फैमिली इस वक्त अर्णव के घर में ही थे। किशोर जी और कैलाश जी डिनर करने के बाद गेस्ट रूम में चले गए, क्योंकि कैलाश जी और किशोर जी के साथ में गेस्ट रूम में ही रहने वाले थे। सरोजनी जी और शकुंतला जी एक रूम में रहने वाली थी। अजय अर्णव के कमरे में ही रह रहा था। सिमरन और उनके फैमिली भी रह जाते, मगर उनके फैमिली में ऐसा नहीं होता था, इसीलिए वह यहाँ नहीं रुके। अजय और अर्णव मिस्टर और मिसेस शर्मा को उनके होटल छोड़कर आ गए। इस वक्त आशी अपने कमरे में थी, मधु भी आशी के साथ में थी। वह दोनों चेंज कर चुकी थी और उनकी मेहंदी भी काफ़ी गहरी हो गई थी। मधु कहने लगी आशी भाभी, आपकी मेहंदी तो बहुत ही गहरी रची है, मतलब कि सच में भाई बहुत ज़्यादा ही आपसे प्यार करते हैं। यह सुनकर आशी कहने लगी इसमें कोई शक है क्या? वह तो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, वह तो आप अच्छे से जानती हैं, वह तो आपके भाई हैं। और इस वक्त अर्णव दरवाजे से लगकर आशी और मधु की बातें सुन रहा था। कहने लगा क्यों नहीं होगा, आशी मेरी इतनी प्यारी है तो मेहंदी भी तो अच्छी रचेगी ना, दिखाओ ज़रा। और वह आशी के पास आ गया और उसके हाथों को अपने तरफ करके उसकी मेहंदी देखने लगा और कहने लगा काफ़ी प्यारी रची है मेहंदी। अजय भी उन लोगों के कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। आज की स्टोरी इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।